नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी अपने गिल्ट में थे कि उसे उस समय वो काम नहीं करना चाहिए था। और इधर अब वो यहाँ पर अंजलि के साथ नीचे आते हैं। जैसे वो नीचे आ रहे थे तो अब यहाँ पर अब अंजलि कहती है कि सच में धनंजय की है ऐसी हालत सच में राजीव देख ही नहीं जाती। अब यहाँ पर राजीव कहता है मैं भी देखो ना अंजलि, कोशिश तो कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ अंजलि, ऐसी हालत में क्या किया जाए। यहाँ धनंजय की हालत इतनी खराब है, वो अभी कितने महीने से उसकी सेम यही हालत है। तो वही आलिशा को देखकर तो सच में ऐसा लग रहा है मानो वो किसी गहरे सदमे में है। मानो वो आज भी अपनी आंखों के सामने उसी मंजर को देख रही है जो उस दिन हुआ था। अब ये सुनते ही यहाँ पर अंजलि मामी कहती है मुझे सच में आलिशा को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है राजीव। पता नहीं हमारी बच्ची कब इस सदमे से बाहर आएगी। एनीवे राजीव, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर मेरी तुम्हारे पापा के साथ क्या दुश्मनी है राजीव। वो क्यों मुझे जान से मार देना चाहते हैं? हाँ, वो क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अब तो इतने साल हो गए हैं अब, क्योंकि मैंने तो अब किशन मल्होत्रा से भी शादी कर ली और अब तो मैं उसके बच्चों की भी माँ हूँ। लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों लगे हुए हैं? आखिर मुझे मार कर उन्हें क्या मिल जाएगा? हाँ, वो क्यों मुझे मार देना चाहते हैं? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? अब यहाँ पर अंजलि की ये बात सुनते ही अब राजीव अपने ख्यालों में चले जाते हैं, क्योंकि राजीव को इस बात के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसके पापा उसे क्यों मार देना चाहते हैं। शायद वो इस बात के बारे में जानता था। उसे भी अब ये शक हो चला था कि अगर अंजलि उन लोगों के हाथ लग गई तो शायद अंजलि को मारकर या अंजलि को अपने कब्जे में रखकर वो शायद मुझे विवश कर देंगे कि मैं अपनी इस दुनिया को छोड़कर मैं फिर से उनकी उस काली दुनिया में एंटर हो जाऊं। मैं फिर से उन लोगों के लिए काम करूं। शायद उनका यही मकसद हो सकता है, वरना पापा का और क्या ही मकसद होगा। और शायद इसीलिए ही वो अंजलि को पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं इस तरह से उन लोगों को अंजलि तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने एक बार जो सोच लिया तो वो मैं करके ही रहूंगा। अंजलि, अगर वो लोग ये सोचते हैं कि अंजलि ही मेरी कमजोरी है तो फिर ठीक है, मैं उस कमजोरी को ही हमेशा के लिए छिपा कर रखूंगा। जब अंजलि ही उन लोगों के सामने ही नहीं जाएगी तो वो अंजलि के ऊपर वार ही नहीं कर पाएंगे। और रही मेरी बात, मैं तो कभी भी उस दुनिया में वापस जाना ही नहीं चाहूँगा। इवन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल उन लोगों के साथ व्यर्थ कर दिए। काश मुझे ये सब बातें उसी वक्त ही समझ जानी चाहिए थी। अगर मैं उस वक्त ये सारी की सारी बातें समझता तो शायद आज मेरा परिवार यहाँ पर खुशहाली के साथ रह रहा होता। मेरे परिवार को आज इतना सब कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता जो आज मेरा परिवार सफ़र कर रहा है। एक तो यहाँ पर आलिशा की हालत देखो जो देख ही नहीं जा रही है, और ऊपर से धनंजय का भी कुछ हाल ठीक नहीं है। और रोहित, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सच में हमारे हंसते खेलते परिवार को वैसा लग रहा है कि सच में दुश्मनों की बुरी नज़र लगी है। अब यहाँ पर राजीव अभी अपने मन में ये सब सोच रहे थे। वो भी अपने इसी गिल्ट में थे कि सब कुछ उसी की वजह से ही हो रहा है। उसे अपने दुश्मनों का कभी साथ देना ही नहीं चाहिए था। जब यहाँ पर राजीव अपने इन्हीं ख्यालों में थे तब अंजलि मल्होत्रा राजीव गुलेरिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या सोच रहे हो तुम राजीव? हाँ, क्या हुआ है? अब यहाँ पर अंजलि की इस बात को सुनकर राजीव अपनी सेंस में आते हैं और अब वो कहते हैं, वैसे अंजलि, क्या धनंजय की इस महीने की दवाई आ गई है क्या? अब उसकी ये बात सुनते ही अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अंजलि मामी कहती है, हाँ वो तो आ गई है, हमेशा की तरह इस बार भी धनंजय भाई की मेडिसिन आ गई है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो राजीव कि आखिर ये कौन है जो समय दर समय धनंजय की ये दवाइयाँ टाइम पर पहुँचा रही है? सच में मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है कि आखिर ये औरत कौन है जो धनंजय के लिए
दवाइयाँ भिजवाने में एक पल की भी देरी नहीं करती। उसे पूरी तरह से कैलकुलेशंस हैं कि कब कब उसकी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली होंगी और कब कब उन्हें उसके लिए और दवाइयाँ भेजनी हैं। और देखो ना, कितने ताजुब की बात है कि जो भी धनंजय के लिए ये सब कर रही है वो हम सब के सामने भी नहीं आ रही है। चलो, मैंने माना कि वो और किसी के सामने नहीं, लेकिन धनंजय तो हमारे पास है तो वो हमारे सामने तो आ सकती है। लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे तो जब मैं खाली होती हूँ कई बार ये बात मेरे दिमाग में आती है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। अंजलि की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, हाँ अंजलि, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। मुझे भी सच में काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये औरत कौन है जो हम उसके साथ ना होते हुए भी धनंजय की इतनी परवाह कर रही है कि उसकी दवाइयाँ ख़त्म होने से पहले ही वो भेज देती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो औरत है तो कौन अब यहाँ पर। लेकिन इतना तो पूरी तरह से तय है कि धनंजय 3 महीने तक उसी शख्स के साथ ही रहा था, इसलिए शायद उसे धनंजय के बारे में इतना सब कुछ पता है। कहते हुए भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब अपने मन में ही सोचता है। हालांकि वो अंजलि को नहीं कहता इसके बारे में कि शायद अंजलि को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा मारवा ही धनंजय के लिए सारी की सारी मेडिसिन पहुंचा रही हो। वो एक पल के लिए तो ये सोचता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल अब उसका दिमाग उसे कहता है, नहीं शायद आयशा मारवा धनंजय के लिए दवाइयाँ नहीं भिजवा रही होगी, क्योंकि जहाँ तक मैं आयशा को जानता हूँ, आयशा को मेडिकल के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो आयशा कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये आयशा है तो फिर तो मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि उसका ये सब करना जेन्युइन भी है। लेकिन अगर वो आयशा मारवा नहीं है तो फिर वो कौन हो सकता है। अब यहाँ पर अब ये सोचते हुए वो अपने ख्यालों से बाहर आता है तो अब वो यहाँ पर अंजलि को कहता है, हाँ अंजलि, लेकिन देखो, मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी दवाइयाँ उस शख्स के द्वारा यहाँ पर भेजी जा रही हैं, उन भेजी हुई दवाइयों के द्वारा धनंजय के ऊपर जल्दी से इन दवाइयों का असर हो। और मैं सच कहूँ तो वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे अब यही लग रहा है कि जब धनंजय ठीक होगा तभी शायद आलिशा अपने इस सदमे से बाहर आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो मुझे भी आलिशा की ही होती है। सच में अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो राजीव। जब धनंजय भाई को सच में होश आ जाएगा, जब वो पूरी तरह से ठीक होंगे तो शायद उन्हें देखकर ही आलिशा अपने सदमे से बाहर आ सकती है। लेकिन क्या तुम उस लेप को धनंजय को, ऐसा करो तुम अभी उस लेप को धनंजय को लगा दो। वैसे तुम्हें याद है ना कि अनिका ने कैसे सिखाया था। अंजलि की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ अंजलि, मुझे याद क्यों नहीं होगा। अरे अनिका ने मुझे अच्छी तरह से बताया था कि मुझे किस समय कौन से लेप को कब यूज़ करना है, और जैसे अनिका ने मुझे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही उस लेप को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है अंजलि, और वैसे भी ये अनिका का ही तो आइडिया था। सच में उसके लिए मैं जितना भी अनिका के लिए थैंकफुल हूँ उतना ही कम है, क्योंकि अनिका ने ही कहा था कि मैं तुम्हें आलिशा को और धनंजय को लेकर यहाँ पर आ जाऊं, क्योंकि धनंजय की हालत तो जैसी थी वो दिख ही रही है, लेकिन आलिशा के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी था। और तुम्हारे मामले में तो तुम खुद ही चेक कर चुकी हो कि किस तरह से पापा तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, और अनिका चाहती थी कि तुम तीनों यहाँ पर मेरे इस पैलेस में सुरक्षित रहो। और सच कहूँ तो मुझे भी अब पूरा यकीन है कि सरजी और उसके आदमी अब हमें पूरी दुनिया में ढूंढ सकते हैं। वो पूरी दुनिया के हर एक कोने को छान मार सकते हैं तुम्हें ढूंढने के लिए या हमें ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। इतना तो मुझे भी पूरी तरह से विश्वास है। इसलिए फिर अनिका के कहते ही मैं तुम सबको यहाँ पर लेकर आ गया, और सच में मुझे अब काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा है अनिका के ऊपर, अनिका के लिए हुए इस डिसीजन पर। काश मैं भी अनिका की इतनी ही हेल्प कर पाता जितनी अनिका हम सब की लाइफ में कर रही है। राजीव की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सच में बेचारी अनिका की लाइफ में ना जाने कितने ही स्ट्रगल लिखे गए हुए हैं, लेकिन जब भी बात यहाँ पर उसके अपनों पर आती है तो वो एक ढाल बनकर सभी की लाइफ के आगे खड़ी हो जाती है। जैसे कोई भी मुसीबत आने से पहले सबसे पहले अनिका से ही मिलकर हम सब तक पहुँचेगी।
सच में कई बार तो मुझे उस बच्ची की इस हिम्मत को देखकर सच में ऐसा लगता है, पता नहीं सच में स्वाति ने सच में कितना ही स्ट्रॉन्ग अनिका को बनाया हुआ है। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा भी कहती है, लेकिन देखा राजीव, अगर तुमने उस समय पर सही डिसीजन लिया होता तो ये सब नहीं होता। देखो राजीव, तुम्हारे गुस्से में से तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से अब तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ही सफ़र कर रहा है। और सच कहूँ तो देखो, जो अनिका हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, उसकी लाइफ में खुद कितनी प्रॉब्लम चली हुई है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर हम सब की लाइफ कैसे तहस नहस हो गई है। तुम्हें अब तो शायद अपनी गलती का एहसास हुआ ही होगा। अंजलि की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अपनी पलकों को नीचे झुका लेता है, मानो सच में उसे अपने लिए हुए उस डिसीजन के ऊपर बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा हो। काश उस समय अपना वो डिसीजन लेने से पहले वो सब की लाइफ के बारे में सोच लेता, लेकिन अब क्योंकि वो समय गुजर चुका था तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए राजीव गुलेरिया अब अपने पलकों को झुकाते हुए ही कहते हैं, आई एम सो सॉरी अंजलि। और ये कहते हुए ही, क्योंकि अब उसके पास और कोई शब्द नहीं थे यहाँ पर अंजलि को फेस करने के लिए। आखिर वो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। इसलिए अब वो यहाँ से चले जाना ही बेटर समझते हैं और वो अपने सिर को नीचे झुकाकर ही वहाँ से चले जाते हैं। इधर जैसे ही राजीव गुलेरिया वहाँ से जाते हैं तो वहीं अंजलि मामी भी किचन की तरफ बढ़ जाती है। अंजलि मामी अब जाते हुए ही अपने आप में कहती है, पहले एक काम करती हूँ, पहले कुछ खाना बना देती हूँ। वो क्या है ना कि सच में हमें भी भूख लगी है और राजीव आलिशा को भी कुछ खिला देगा। वैसे तो सच में आलिशा को देखकर तो मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है, उसे किसी भी तरह की कोई भी सुध नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो राजीव है तो कई बार ऐसा लगता है कि सब एक समय के बाद ठीक हो जाएगा। हे भगवान, बस जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ठीक कर दो। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब किचन की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर अंजलि मामी अभी राजीव गुलेरिया के साथ उनके पैलेस में रह रही थी, क्योंकि अंजलि मामी की जान को खतरा था। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में वहाँ पर करण गुलेरिया अभी अपने कमरे में अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं। करण गुलेरिया उन्होंने अपनी टी शर्ट को उतारा ही था कि तभी अब उनकी नज़र यहाँ पर सामने मिरर पर जाती है। जब वो सामने मिरर में देखते हैं तो उन्हें अपना शरीर मिरर में साफ साफ दिखाई देता है। मिरर में यहाँ पर अपने बॉडी के साथ उसे अपने सीने पर उसकी नज़र जाती है। जब वो अपने सीने पर देखता है तो मानो उनकी आंखों के सामने ही अब फिर से वही भयानक मंजर आ गया हो। उसे देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया जब भी इसे अपने सीने की तरफ देखते थे तो उसे उसी भयानक रात के बारे में याद आ जाता है। इधर अब उन्हें एकदम से इस तरह से खोया हुआ देखकर स्वाति मल्होत्रा की नज़र उसके ऊपर पड़ गई थी और स्वाति मल्होत्रा अब समझ भी गई थी कि आखिर करण अभी भी अब क्या सोच रहा है। इसलिए स्वाति मल्होत्रा अब ये सब देखकर अब करण के पास बढ़ जाती है और कहती है, अब वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ है करण, आप किन ख्यालों में हैं। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया स्वाति की तरफ देखते हैं अब वो उसे पीछे मुड़कर कहते हैं, मुझे सच में सॉरी टू यू स्वाति। इवन मुझे अपने आप को भी सॉरी बोलना चाहिए और काश मैं अपने दोस्त को भी सॉरी बोल पाता। मुझे उस समय धनंजय को रोकना चाहिए था। अरे कैसा दोस्त हूँ मैं। दोस्त वो होता है जो हर चीज़ में हर मुसीबत को अपने दोस्त तक आने से रोक ले। जिस तरह से धनंजय हमेशा मेरे लिए करता है। काश मुझे भी उस समय धनंजय के लिए यही करना चाहिए था। अरे मुझे पता है धनंजय को अगर मैं उस समय रोक लेता तो आज धनंजय की ये ऐसी हालत नहीं होती। कैसा दोस्त हूँ मैं। जहाँ मुझे अपने दोस्त को रोकना चाहिए था, उसे रोकने की वजह मैं तो उसका साथ देने के लिए चला गया। आज मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत ही गिल्ट हो रहा है स्वाति। सच में मैं जब भी अपने सीने को देखता हूँ तो वो गिल्ट मुझे फिर से
से सब कुछ याद दिला देता है। मैं कितना इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच बात तो ये है स्वाति कि मैं भी इन सब चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा जब करण की इन सब बातों को सुनती है तो उसे भी करण के लिए काफ़ी सिंपैथी थी, क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि करण यहाँ पर अपनी दोस्ती के लिए इतना गिल्ट महसूस कर रहा था। अब यहाँ पर अब इससे पहले स्वाति कुछ कहती कि करण अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहती है, तुम जानती हो ना स्वाति, आज धनंजय जिस भी हाल में है ना, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। क्योंकि अगर उस समय मैं धनंजय को रोकता तो धनंजय की आज ये हालत नहीं होती जो आज वो यहाँ पर ये सब कुछ सफ़र कर रहा है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन अब वो इतना ज़रूर कहती है कि करण तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। और ये कहते हुए वो कबर्ड की तरफ बढ़ जाती हो और वो कबर्ड से करण के लिए कुर्ता निकाल कर अब उन्हें देते हुए कहती है, देखो करण, अब उस बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि करण ये बात तो तुम भी जानते हो, तुम उस चीज़ के बारे में जितना भी सोचोगे वो समय तो वापस से फिर से लौट कर नहीं आ सकता है। ये तो बस हमेशा जब भी तुम इसके बारे में जितना ही सोचोगे उतना ही तुम्हारे मन में और भी गिल्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरी मानो अभी ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जो होना था वो हो गया। और वैसे भी उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, तुम धनंजय को रोक सकते थे, लेकिन एनीवे अब जो हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं ना। बस अभी भगवान को ये प्रे करो कि धनंजय भाई बस जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि अब हमारे लिए धनंजय भाई का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वैसे भी वो अपनी लाइफ के 15 साल तो पहले ही खो चुके हैं और अब मैं नहीं चाहती कि वो अपनी लाइफ के कुछ और समय ऐसे ही खो दें। इसलिए बस अब भगवान से उसे ठीक होने की दुआ करो, क्योंकि कई बार दवाइयों से ज़्यादा दुआ काम कर जाती है। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो स्वाति, हम बस अब धनंजय के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए धनंजय भाई ने अपनी माँ के फोटो को छुपा कर रखा था। अब तो तुम इस बात को समझ चुकी हो ना, क्योंकि जब तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता चला था तो तुम्हें शायद उस समय धनंजय से भी काफ़ी सिकवे थे। तुम धनंजय से भी अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती थी। तुम्हें यही लगता था ना कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जानना चाहिए। लेकिन देखो स्वाति, अब तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। सच में धनंजय के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं जान सकता हूँ उसने सच में कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसने बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ये सब कुछ किया था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जैसे ही वहाँ तुम अपनी माँ तक पहुँचने की कोशिश करोगी तो उसकी फ़ोटो तक पहुँचोगी, तो जो यहाँ पर रानी अवंतिका के बारे में नहीं जानते थे उन तक भी उनकी फ़ोटो आएगी और फिर उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि उनकी वंशज कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और शायद इसीलिए धनंजय नहीं चाहते थे। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था कि सच में धनंजय ने जो किया था वो बिल्कुल सही था। और वह अब यहाँ पर करण को एक जोर का हक कर लेती है, क्योंकि उसे भी ये बात अभी रियलाइज़ हो रही थी। एक तरफ जहाँ पे स्वाति मल्होत्रा करण को हक करके खड़ी हुई थी और करण स्वाति को संभाल रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में यहाँ पर सभी अभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। तो इधर यहाँ पर सुहासिनी मारवा, जो कि वो भी अभी अपने कमरे में ही थी, उसके लिए तो यहाँ पर हर दिन एक पहाड़ के जैसा लग रहा था। जब से उसे पता चला था कि उसका बेटा धनंजय पीरामल अब इस दुनिया में नहीं रहा, जब से बाद से तो सुहासिनी मारवा को अपनी उसे अपनी लाइफ का हर दिन सच में बिताना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो बस अपनी लाइफ का एक एक दिन गिन रही थी बस, लेकिन हाँ, उसके मन में अभी भी एक उम्मीद तो जिंदा थी। सुहासिनी मारवा यहाँ पर बस चुपचाप खामोश होकर अब अपने बेटे धनंजय पीरामल की फ़ोटो को ही देख रही थी। वो उसे अपने हाथ में लिए हुए थी और उस फोटो को अपने हाथों में लेकर अब वो उसे अपने गले से लगाती है और कहती है,
चाहे चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मान ही नहीं सकती। 1% भी अगर मेरा दिमाग इस चीज़ को मान भी ले कि तुम मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं हो, मेरा दिमाग मुझसे ये कहे, तो फिर भी मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि तू अभी भी जिंदा है। तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तू अभी भी वैसे ही राजमहल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे जिस लगन के साथ तू हमेशा से ही राजमहल को प्रोटेक्ट करता रहा था। तू मेरा बेटा है, तुझे कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज़ प्लीज़ बेटा, तू जहाँ कहीं भी है, जल्द से जल्द लौट कर आ जा, क्योंकि बस सच कहूँ तो एक यही उम्मीद है जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन अगर मेरी ये उम्मीद किसी दिन टूट गई तो शायद उस समय मैं भी इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ मुझे उम्मीद है बेटा, तू जल्द से जल्द आ जा, तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। और ये सब कहते हुए ही अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि सच कहें तो सुहासिनी मारवा अब अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। सुहासिनी मारवा को अब लगने लगा था जैसे अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि रोहित के बारे में तो वो जानती थी, और अनिका का भी बिहेव में चेंज आ गया था। वो भी अब अपने कामों में बिजी रहती थी। रही बात बच्चों की, जिनके सहारे वो अपने दिन काटती, तो बच्चे भी अब यहाँ पर मोस्टली अपने कमरों में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर मारवा हाउस में जो बच्चे थे वो यहाँ पर रियल बच्चे नहीं थे, बल्कि वो आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया के क्लोन थे। इसलिए किसी को उनके ऊपर शक ना हो, इसलिए बच्चे ज़्यादातर वहीं पर ही रहते थे। एक तरफ जहाँ पर सुहासिनी मारवा ये सब सोच रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में यहाँ पर अब महादेव के मंदिर की तरफ, जहाँ पर रोहित आर्यन के साथ अब उस मंदिर की तरफ जा रहा था। तो वहीं क्योंकि आर्यन हमेशा ही अनिका से पहले वहाँ पर पहुँचता था, उसे अपनी माँ से जो मिलना होता था। हालांकि रोहित उसे हर बार मना करता था, लेकिन फिर भी उसे उसका दिल ही नहीं मानता और वो अपनी माँ से मिलता था, क्योंकि अपने पापा के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी यहाँ पर मंदिर के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और अब अनिका यहाँ पर अलेक्जेंडर और रिया के साथ मंदिर के लिए बढ़ रही थी। तो इधर अब यहाँ पर अनिका अब अलेक्जेंडर से कहती है, बेटा अलेक्जेंडर, देखो मंदिर जाने से पहले अपने फेस को कवर कर लेना। देखो तुम्हें तो अच्छी तरह से याद है ना कि अगर डैड ने तुम्हें या तुम्हारे चेहरे को देख लिया ना तो वो दोबारा मुझसे फाइट करेंगे, और जो अभी उनकी हालत है उन्हें देखकर मैं उनके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहती। मेरा उनसे फाइट करने का कोई भी मूड नहीं है, इसलिए अपने चेहरे को कवर करके जाना, ताकि तुम्हारे डैड को तुम्हारा चेहरा दिखे ही नहीं। जब उन्हें तुम्हारा चेहरा दिखेगा ही नहीं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा अपने डैड के चेहरे से मैच होता है ना। अब यहाँ पर अपनी मोम की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, आई नो मॉम, यू डोंट वरी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं डैड के जैसा दिखता हूँ, और अगर डैड ने मुझे अपनी आंखों के सामने देखा तो अपने जैसा सेम चेहरा देखकर उनका सिक्स सेंस फिर एकदम से एक्टिव हो जाएगा। और इतना तो मैं भी डॉक्टरी और साइंस को इतना तो समझता ही हूँ। मुझे आपने समझाया भी है कि डैड को बिल्कुल भी शौक नहीं लगना चाहिए, इसलिए मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरह से ध्यान है। मैं डैड के सामने अपने चेहरे को तब तक लेके नहीं जाऊंगा जब तक डैड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए मॉम। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब अनिका अलेक्जेंडर के माथे पर अब एक किस करती है, और अब वो कहती है, सच में मेरे बच्चे सच में कितनी अच्छी तरह से सारी सिचुएशन को समझते हैं। सच में मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे मेरे तीनों ही बच्चे इतने अच्छे मिले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। और अब वो यहाँ पर कहती है, चलो अब यहाँ से। तो अब यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मोम चलो ना, देखो मम्मा मैंने तो पूजा की थाली भी तैयार कर दी है। इस बात पर अब अनिका कहती है, वेल डन बेटा, एक बात तो मैं कहूँगी कि यहाँ आने के बाद सच में मेरे बच्चे जो चीज़ उन्होंने नहीं सीखी थी अब वो भी सीख चुके हैं। मुझे सच में अच्छा लगा रिया कि तुम इस तरह से यहाँ पर अपने रिचुअल्स को अच्छी तरह से सीख रही हो। एनीवे अब चलें, वो क्या है ना कि आर्यन वहाँ पर पहुँच चुका होगा और वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा।
अपनी मम्मा की इस बात को सुनकर अब वो दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब ये तीनों ही महादेव के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। जब ये यहाँ पर महादेव के मंदिर की तरफ जा रहे थे तो अभी अनिका के मन में यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी। अनिका भी सोच अपने मन में ही महादेव से प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, प्लीज प्लीज कोई ना कोई तो चमत्कार कीजिए, रोहित को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अभी इस सिचुएशन में रोहित के ऊपर किसी भी तरह का, उसके माइंड पर किसी भी तरह का शौक हो। बस वो जल्द से जल्द अब ये चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, क्योंकि रोहित तो अभी वहीं पर ही स्टक हो गया है जहां जब पहले हमारी मनाली में शुरुआत हुई थी। रोहित जैसे जब मुझसे नफरत करता था, यानी कि आर्यन की माँ से नफरत करता था, ऐसा लग रहा है वो बस अभी अपने उसी फेज में ही है। हे महादेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, बस अब जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये सोचते हुए ही अनिका बच्चों के साथ यहाँ पर मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मंदिर में यहाँ पर वो तीनों ही पहुँचते हैं तो सामने अपने डैड को पूजा करता हुआ देखकर रिया यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जो इंतज़ार यहाँ पर आर्यन अपनी मॉम से मिलने के लिए करता था, सेम वही इंतज़ार रिया भी अपने डैड के लिए करती थी। क्योंकि रिया तो अपने डैड की प्रिंसेस थी, इसलिए अब उसे वो पल याद आते थे कि किस तरह से रोहित उसे अपने प्रिंसेस कहता था और उसके ऊपर अपना प्यार लुटाता था। रिया की कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि रिया ने कभी मुँह से निकाली हो, रोहित ने उसे ना माना हो, इसलिए उसे यहाँ पर वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अब वो इमोशंस में बहते हुए रिया अब यहाँ पर कुछ रोहित को कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर अलेक्जेंडर ने रिया के इमोशंस को भाप लिया था कि इससे पहले रिया उसे कुछ भी कहते कि तभी अलेक्जेंडर वहाँ पर रिया को वहीं पर ही रोक देता है। क्योंकि अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि अगर रिया ने यहाँ पर डैड को कुछ भी कहा तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि डैड फिर से यही सोचेंगे कि मोम उसे आर्यन को डैड से अलग कर रही हैं और यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में फाइट हो जाएगी और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इधर यहाँ पर रिया को तो अलेक्जेंडर रोक लेता है, लेकिन अब यहाँ पर वो तीनों रोहित को ही देख रहे थे। रोहित जो कि अभी अपनी पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद रोहित अब जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि ये तीनों भी यहाँ पर खड़े हुए थे। उन तीनों को देखकर रोहित यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सब पहले तो वो यहाँ पर उन्हें देखता है और उसके बाद अब यहाँ पर अब वो इन्हें इग्नोर कर देता है। जब वो यहाँ पर इन्हें इग्नोर करता है, उसे अच्छी तरह से पता था कि वो ये आर्यन की माँ नहीं है, क्योंकि रोहित अभी भी अभी उसी सिचुएशन में था जब फर्स्ट टाइम वो अनिका से मिला था, जब उसे पता चला था कि अनिका उसके बेटे को दूर करना चाहती है। जब आर्यन बार बार अपनी मॉम से मिलने की जिद करता था तो रोहित अभी यहाँ पर वही सब सिचुएशन में है, इसलिए रोहित सबसे पहले अनिका को इग्नोर करता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अनिका आर्यन से मिले। वो आर्यन को उससे हमेशा दूर करना चाहता था। उसे यही लगता था कि अनिका उसके बच्चे को उससे छीनना चाहती है। लेकिन जब वो इसे इग्नोर करता है तब यहाँ पर रोहित को रियलाइज होता है कि आर्यन का अफेक्शन तो अभी भी अनिका के लिए ही है। जब वो यहाँ पर आर्यन की तरफ देख रहा होता है, आर्यन जो कि यहाँ पर अभी भी अपनी मोम को ही तरफ देख रहा था और सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे अनिका और आर्यन दोनों यहाँ पर आंखों में इशारों में बात कर रही हैं। ये सब देखकर रोहित एक बार तो अनिका की तरफ देखता है और फिर अब वो आर्यन की तरफ देखता है। रोहित के लिए ये सब देखना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए रोहित को यहाँ पर बिल्कुल ही गुस्सा आ जाता है और ये सब देखकर अब यहाँ पर रोहित यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सीधा का सीधा आर्यन को ही यहाँ पर अनिका के सामने धमका देता है। अब वो यहाँ पर आर्यन को धमकाते हुए कहता है, आर्यन क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अरे मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन इतने बार कहने के बाद भी शायद तुम मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते। क्या सच में तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड की ये वैल्यू है? मैंने कभी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
अगर अगर मैं एक बार कह चुका हूँ कि तुम इस औरत से दूर रहो तो तुम इस बात को समझना क्यों नहीं चाहते। इधर यहाँ पर जैसे ही आर्यन ने अपने डैड के मुंह से ये बात सुनी, आर्यन यहाँ पर अब अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं। क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छी तरह से पता था कि इसमें उसके डैड की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन आर्यन भी तो यहाँ पर अपने मोम को मिस कर रहा था ना। और इधर यहाँ पर आर्यन को इस तरह से नीचे मुंह करता हुआ देखकर हालांकि रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब रोहित अनिका की तरफ बढ़ता है और अनिका की तरफ बढ़कर अब रोहित अनिका को साफ साफ वार्निंग दे देता है कि वो उसके बच्चे से दूर रहे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अनिका उसके पास भी आए, इसलिए वो अनिका से कहता है, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम हमेशा इसी समय पर ही मंदिर में क्यों आती हो, लेकिन ये तो बच्चा है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम इसकी माँ नहीं हो। इवन मुझे कोई मतलब भी नहीं है कि कौन इसकी माँ है, इसलिए देखो मैं तुम्हें साफ साफ वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे बच्चे से हमेशा के लिए दूर रहना, दोबारा मेरे बच्चे के पास भी नजर मत आना। और यहाँ पर रोहित ये कहते हुए ही वहां से अब आर्यन का हाथ पकड़कर अब अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब रोहित को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर जब रोहित और आर्यन दोनों वहां से निकल गए थे, उनके जाने के बाद अब प्रिया कहती है, डैड तो सच में फिर से खड़ूस हो गए हैं, जैसे वो समय थे जब मैं 5 साल की थी और जब मैं मनाली में मोम के साथ आई थी, बिल्कुल वैसे ही खड़ूस हो गए हैं डैड। कब ठीक होंगे डैड, सच में अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, अगर यही रहा तो ऐसे कैसे चलेगा। अब रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका अब बच्चों को समझाते हुए ही कहती है, रिलैक्स रिया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और देखना सब जल्द ही ठीक होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं है बेटा, इस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। इधर अपनी मोम की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, मोम आप डैड को मिस करती हो ना। हाँ देखो आप भले ही हमारे सामने कुछ भी नहीं कहती हो, बस हमारे सामने आप ऐसे प्रिटेंड करती हो कि आप उन्हें मिस नहीं करती हो, लेकिन हमें फिर भी पता चल जाता है। बट मोम, हमें सब पता है, आप ये सब चीज़ हमसे नहीं छिपा सकती, हमें अच्छी तरह से पता है कि डैड जब अब यहाँ पर हमारे साथ नहीं रह रहे तो आप डैड की मौजूदगी को कितना मिस कर रही हो। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की ये बातें सुनते ही अब अनिका अलेक्जेंडर की तरफ ही देखती और वो अपने ख्यालों में खो जाती है कि किस तरह से हमेशा रोहित अनिका को स्पेशल फील कराता था, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उसका हर दिन काफ़ी रोमांटिक होता था। अब वो यहाँ पर रोहित का उसे प्यार करना, रोहित का उसे पीछे से उसे हक करना, जब वो यहाँ पर अपने बालों को सुखाती थी, जब भी कुछ भी होता था उस समय उसे तैयार करना, वो सारी ही चीज़ें भी यहाँ पर अनिका मिस करने लगती है। अब अनिका को भी बस इंतज़ार था कि सब कुछ सच में पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, भले ही वो यहाँ पर अपने बच्चों को ये सब महसूस नहीं होने देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर रोहित की मौजूदगी को बहुत ही मिस कर रही थी।